हम लोग पिछली कक्षा में एडम स्मिथ के द्वारा लाभ पर दिया गया विचार क्या है इसको पढ़ रहे थे। हम वहीं से इसको शुरू करते हैं। देखो, लाभ के संदर्भ में अध्याय 9 में स्टॉक के लाभ की व्याख्या की गई, परंतु अधिक संतोषजनक एवं विस्तृत नहीं है। स्मिथ के अनुसार स्टॉक में वृद्धि से मजदूरी में वृद्धि तथा लाभ में कमी होती है। जब कहीं व्यापारियों के स्टॉक एक ही व्यापार में लगाया जाता है तो आपसी प्रतियोगिता लाभ को कम कर देती है। स्मिथ ने आगे लिखा कि लाभ की कमी से विनियोजन के अवसर कम हो जाते हैं। ब्रिटेन के बारे में स्मिथ ने लिखा कि जिसे लाभ कहते हैं उसका आधा पूंजी पर मिलने वाला ब्याज है। शुद्ध रूप से आधा ही जोखिम के बदले प्राप्त होता है। अतः सामान्यतः मजदूरी बढ़ती है तथा लाभ कम होते हैं। स्मिथ ने 2 अपवाद बताए। नए उपनिवेश में लाभ एवं मजदूरी साथ साथ बढ़ सकते हैं। निश्चित दशा में जहां धन संपत्ति भरी पूरी हो, लाभ एवं वेतन दोनों कम हो सकते हैं। देखो, लाभ के बारे में तुम ये कह सकते हो कि कोई लाभ निर्धारित कैसे हो, कितना हो। इन सब मुद्दों की व्याख्या करने के बजाय लाभ के बारे में स्टेटमेंट दिया गया कि लाभ और मजदूरी और ब्याज 3 तुम्हारे पास भुगतान उपलब्ध है। तो कह रहा है कि तीनों में एक तरह से रिलेशनशिप की व्याख्या की गई है बजाय उनके निर्धारण के। ये बताया गया कि लाभ कम होते जाते हैं, आपसी प्रतिस्पर्धा। ज़्यादा लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग अगर पैसा लगाने वाले हैं, स्टॉक लगाने वाले हैं, तो प्रतिस्पर्धा होगी और लाभ कम होगा। तो उन्होंने कहा कि लाभ कम होते जाते हैं, मजदूरी बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसी भी दशाएं आ सकती हैं कि जहाँ नए उपनिवेश हो, जैसे अर्थव्यवस्था जहाँ शुरू हो रही हो, तो वहाँ खूब आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तार होता है, साइज ऑफ द मार्केट का एक्सटेंशन होता है। तो वहाँ उत्पादन भी बढ़ सकता है, रोजगार भी बढ़ सकता है, मजदूरी भी बढ़ सकती है, लाभ भी बढ़ सकता है, वहाँ सब कुछ बढ़ सकता है। लेकिन एक स्टेज के बाद सब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते क्योंकि सबकी अपने सैचुरेशन पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद फिर तो वहाँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ऐसा भी है कि कुछ ऐसी दशाएं हो सकती हैं जहाँ मजदूरी हो या लाभ हो या वेतन हो, ये सब एक साथ कम भी हो सकते हैं। जैसे यही तुम्हारा देखो, जो ऐसी दशाएं हैं, आकस्मिक स्थितियाँ बहुत, जैसे कोरोना काल देखो। कोरोना काल में क्या बढ़ा? उत्पादन भी घटा, रोजगार भी घटा, लाभ भी घटा, वेतन भी घटा। अगर सब घट रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता, ऐसा नहीं है कि मजदूरी घट रही है तो लाभ बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, काम भी नहीं हो रहा है। आर्थिक क्रियाएं ही बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर नहीं हो रही हैं, तो सब घट भी सकता है। तुलनात्मक मजदूरी, कंपैरेटिव वेज, अध्याय 10 में स्मिथ ने इसकी व्याख्या की। ब्लॉक के अनुसार वेल्थ ऑफ नेशंस का यह भाग संभवतः आर्थिक विश्लेषण के सर्वश्रेष्ठ हिस्सों में से एक है। इस भाग में इस प्रश्न का उत्तर है कि विभिन्न व्यवसायों में लाभ और मजदूरी के अंतर का निर्धारण कैसे होता है। स्मिथ ने इसके 5 कारण बताए। व्यवसाय में लाभ और मजदूरी का अंतर। देखो, किसी व्यवसाय में लाभ और मजदूरी दोनों बराबर नहीं होते हैं, उनमें अंतर होता है। अंतर के जो कारण बताए उसमें काम सीखने की सरलता या कठिनाई। भाई, कोई काम आप आसानी से सीख जाते हैं, कोई काम कठिनाई सीखते हैं, तो दोनों की मजदूरी कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होगी, एक नहीं हो सकती। निरंतर काम प्राप्त होने या होने की संभावना। अक्सर आप देखते होंगे, एक आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बताएं, कुछ मजदूर फ्रीलांसर हैं, अपने से जहाँ काम पाते हैं वहीं कर लेते हैं। लेकिन कुछ मजदूर ठेकेदार के साथ जुड़े रहते हैं, वो काम वहीं करते हैं जहाँ उनका ठेकेदार कहता है। ठेकेदार उनको 25-50 रुपया कम भी मजदूरी देता है सामान्य बाजार की मजदूरी से, लेकिन वो उसी के यहाँ क्यों काम करते हैं भाई? वहाँ यह उनको गारंटी है कि इनको रोज काम देगा। अकेले ढूंढने पर हो सकता है आपको 10 दिन काम मिले, 15 दिन काम आपको
ना मिले, तो मजदूरी की दर इससे भी प्रभावित होती है कि हमको काम मिलने की संभावना कितनी है और लगातार मिलते रहने की कितनी है। बात समझ में आए ना? निरंतर काम प्राप्त होने या होने की संभावना, उत्तरदायित्व। अब भाई जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल है और मुझे ले लीजिए, तो मेरा उत्तरदायित्व और प्रिंसिपल का उत्तरदायित्व तो बराबर तो नहीं है ना। तो तनख्वाह किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए? तो जितना आपके ऊपर उत्तरदायित्व होगा उतना ही आपको वेतन मिलना चाहिए ना। तो मजदूरी इससे भी प्रभावित होती है कि आपकी जिम्मेदारी कितनी है, आप पर बोझ कितना है, आप पर उत्तरदायित्व कितना है, और व्यवसाय में रुचि के हिसाब से। ठीक है, जैसे जिसमें हमको रुचि है, बहुत अच्छा लगता है, उस पर हम थोड़ा कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप हमसे ऐसा काम बता रहे हैं जो मेरा मन ही नहीं करता करने का, तब तो हम तभी करेंगे जब हमको उसमें आप खूब ज़्यादा पैसा दीजिए। पैसा एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बहुत सारी इच्छाओं में परिवर्तन कर देता है। मेरा मन नहीं कर रहा है तब भी हम वो काम करने को तैयार हो जाते हैं पैसे की वजह से। तो व्यवसाय की सफलता व असफलता की संभावना ऐसा भी है कि जो काम हम कर रहे हैं, अगर यह है कि ये तो सफल नहीं ही होगा, ऐसी संभावना है, तो हो सकता है कि कितना भी आप लाभ या मजदूरी दें, हम वहाँ जाने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है, परंतु यह विवेचन केवल उन्हीं व्यवसायों पर लागू होता है जहाँ श्रम स्थानांतरणशील है। पर डॉक्टर और अशिक्षित श्रमिक के वेतन में अंतर की व्याख्या नहीं करता। कैंटिला और हैरिस ने भी यही तथ्य बताए थे। हैरिस ने अपना जीवन लोहार से शुरू किया और इससे मास्टर बन गया। अब देखो, जब इस तरह जो भी व्याख्या हमने की उसमें दो तरह का लेबर है, एक डॉक्टर है, एक अशिक्षित व्यक्ति है। तो दोनों की मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, यह बहुत आसानी से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके बाद देखो लगान पर। स्मिथ के अनुसार लगान एक भेदात्मक बचत है, डिफरेंशिएटेड सरप्लस है। ऊंची या नीची मजदूरी या लाभ ऊंची या नीची कीमतों का कारण तथा ऊंचा या नीचा लगान उसका परिणाम है। अन्य स्थान पर लगान को कीमत द्वारा निर्धारित होने के बजाय कीमत को निर्धारित करने वाला माना है। आपने रिकार्डो का लगान सिद्धांत पढ़ा है। हमेशा ये पढ़ा है कि लगान की परिभाषा है कि सीमांत और अधिसीमांत भूमियों के उपज के अंतर को लगान कहते हैं। मार्जिनल या इंफ्रा मार्जिनल लैंड के प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है उसे हम रेंट कहते हैं, और मूल्य का निर्धारण मार्जिनल लैंड के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब लगान मूल्य में शामिल नहीं है बल्कि मूल्य से निर्धारित होता है। यही बात इसने भी कही कि लगान जो है वह मूल्य से निर्धारित होता है, मूल्य में शामिल नहीं है। किसी वस्तु का मूल्य इसलिए नहीं ऊंचा है कि उसमें लगान शामिल है, बल्कि मूल्य ऊंचा है इसलिए लगान ज़्यादा है। बात समझ में आई ना? संभवतः लगान वह अधिकतम राशि है जो भूमि की वास्तविक दशाओं में किराएदार दे पाने में समर्थ हो सकता है। स्मिथ ने भूस्वामी को एकाधिकारी तथा लगान को एकाधिकारी प्रतिफल माना है। जेबीसे के अनुसार स्मिथ की प्रसिद्धि का कारण उनका वितरण संबंधी सिद्धांतों का विवेचन है, परंतु जीड्रिस्ट का कहना है कि वितरण संबंधी विश्लेषण घटिया एवं निम्न कोटि का है। इसे बाद में जोड़ दिया गया। शुरू में उनका विचार उत्पादन संबंधी समस्याओं पर लिखना था, शायद प्रकृतिवादियों के प्रभाव से इसे जोड़ दिया गया। जैसे ये लाभ के बारे में बताना, लगान के बारे में बताना, मजदूरी के बारे में बताना, ये सब तो वितरण का पार्ट है ना, आपने पढ़ा है। तो ये कहा, ग्रे ने कहा कि उसने वितरण के बारे में बहुत अच्छा लिखा, लेकिन जीड्रिस्ट ने कहा कि नहीं, वितरण को उसको लिखना ही नहीं था, उसको लिखना तो उत्पादन की समस्याओं पर था। ये तो बाद में इसे जोड़ दिया गया और ये उतना अच्छा स्पष्ट और उतना क्लियर या उतना ज़्यादा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन नहीं है। जेबीसी के अनुसार स्मिथ की प्रसिद्धि का कारण उनका वितरण संबंधी सिद्धांतों का विवेचन है। 6 तो हो गया। पूंजी और आय, कैपिटल एंड इनकम, इसका विवेचन दूसरे खंड में किया गया। पूंजी श्रम को गतिशील करने का कार्य करती है। स्मिथ के अनुसार व्यक्ति का समाज को आय प्रदान करने वाला संग्रह पूंजी है।
पूंजी धन वृद्धि का महत्वपूर्ण ही नहीं एकमात्र साधन है। जिलरिस्ट के अनुसार यह अजीब बात है कि स्मिथ अब श्रम को छोड़कर पूंजी का अधिक महत्व देने लगते हैं। पूंजी संग्रह में स्मिथ ने बचत के महत्व को व्यक्त किया कि बचत से पूंजी बढ़ती है जबकि फिजूल खर्ची से बचत कम होती है। अब देखो इसमें सारी बातें, अभी तक श्रम को बहुत महत्व दे रहा था, अब कह रहा है कि पूंजी बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूंजी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया है कि मुद्रा, धन, आय और पूंजी, चार शब्द आपको जानने चाहिए। मुद्रा का मतलब होता है वट एवर यू हैव कैश इन हैंड, जो रेडीमेड परचेजिंग पावर है, जिसमें 100% लिक्विडिटी है, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वहाँ उसे आप खर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपकी जेब में है तो ये मुद्रा है, आपने तुरंत दिया, चाय पी लिया, तुरंत दिया, आपने कोई सामान खरीद लिया। धन, यही 100 रुपया तिजोरी में ताला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, धन है। 100 रुपया किसी को 5 रुपया सैकड़े पर उधार दे दीजिए तो वह पूंजी हो जाएगी। और अगर 100 रुपया हर एक निश्चित इंटरवल के बाद आपको मिलता रहता है, वो इंटरवल रोज़ का हो, सप्ताह का हो, 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, तो उसे हम इनकम कहते हैं। ठीक है। बचत के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्मिथ ने लिखा है कि फिजूल खर्ची करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जनता का शत्रु है तथा बचत करने वाला समाज का उपकारक है। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए बचत एक व्यक्तिगत अच्छाई है लेकिन ये सामाजिक बुराई भी है। बाद में कीन्स ने कहा, क्यों? क्योंकि जब हर आदमी बचत करेगा, एक तरफ तो यह है कि बचत करेगा तो विनियोग होगा, पूंजी बनेगी, अच्छी बात है। दूसरे जब हर आदमी बचत करेगा तो फिर मांग कहाँ से होगी? जब कोई खर्च ही नहीं करेगा तो, और मांग नहीं होगी तो फिर विनियोग कहाँ होगा, फिर उत्पादन कहाँ होगा? कितनी भी पूंजी रहे उसका कोई मतलब नहीं है। स्मिथ ने चल और अचल पूंजी में भेद किया। अचल पूंजी बिना विनिमय के उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। इसे स्मिथ ने वास्तविक रूप से देखा और मानवीय पूंजी को भी अचल पूंजी में सम्मिलित किया। स्मिथ के अनुसार मानवीय पूंजी समाज के सभी सदस्यों के उपयोग एवं अर्जित आदतों की कीमत। देखो, मानवीय पूंजी सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बहुत तरह की होती है, भौतिक, अभौतिक और मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसमें कोई स्किल नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, वह केवल बोझ है समाज पर। ठीक है। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि एक व्यक्ति के घर में 2 भाई हैं, एक व्यक्ति घर में 8 भाई बहन हैं, कौन ज़्यादा सुखी होगा? 2 वाले सही सुखी होंगे। लेकिन अब चलो इसका उलट देते हैं कि 2 भाई हैं, दोनों डाकू हैं, और जो 8 भाई बहन हैं उसमें सब के सब IAS और PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। अब कौन सुखी होगा? इसका मतलब कि जनसंख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 हैं कि 2 हैं, फर्क किससे पड़ता है? उनकी क्वालिटी से। तो यह मानवीय पूंजी के रूप में अगर आपके पास हैं, अगर वो कुछ पैदा करने में समर्थ हैं, अगर वो समाज के लिए असेट हैं, अगर सोसाइटी में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो वो 10 हो चाहे 10,000 हो, क्या फर्क पड़ता है? और एक ही आदमी है, सोसाइटी को चौपट कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है। बैंकिंग। स्मिथ के अनुसार बैंक का कार्य महत्वपूर्ण धातुओं की सुरक्षा करना। पत्र मुद्रा की मात्रा धात से अधिक नहीं हो सकती, परंतु कुछ उत्साही साहसियों की सट्टेबाजी प्रवृत्ति के कारण अधिक पत्र मुद्रा का निर्गमन कर दिया गया। बैंकों ने यदि विनिमय की वास्तविक बिलों पर बट्टा किया होता तो ऐसा न होता। जैसे ये वास्तव में अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो पहला उस आधार होता है कि जो आप बाजार में पत्र मुद्रा सर्कुलेट कर रहे हैं वो कभी भी आपके पास असली उसके पीछे रखी सोना चांदी जो धातु है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1,000 रुपये की नोट छाप रहे हैं तो आपके पास 1,000 रुपये का सोना चांदी होना चाहिए।
अगर ऐसा है तो देश की मजबूती पर कोई बट्टा नहीं है। अब चूंकि आर्थिक क्रियाएं बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत अधिक पत्र मुद्रा की जरूरत पड़ती है क्रय विक्रय करने के लिए, उतना सोना चांदी नहीं रखा जा सकता है। तो आपने देखा है मुद्रा बैंकिंग में कि टोकन अमाउंट रख लिया जाता है कि उतना रहना चाहिए, उसके बाद उसमें मुद्रा आप छाप सकते हैं। लेकिन जिसने 100% रखा है, निश्चित रूप से वह देश ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा उसका भविष्य सेफ है। तो यही एडम स्मिथ ने कहा कि उससे अधिक नहीं छापना चाहिए। लेकिन कुछ उत्साही लोगों ने ऐसा किया कि छापा। तो कभी भी कोशिश करना चाहिए कि ये स्थिति ना आए, तो देश कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता है। ठीक है। उत्पादक और अनुत्पादक श्रम, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव लेबर। स्मिथ द्वारा उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम में किया गया अंतर संभवतः आर्थिक विचारों में सबसे दूषित विचार है, परंतु ऐसा प्रकृतिवादियों के प्रभाव के कारण था। स्मिथ के अनुसार बचत का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि आय में वृद्धि तथा क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादक उपकरण का निर्माण हो सके तथा तकनीकी सुविधाओं का विस्तार हो। स्मिथ ने उत्पादक और अनुत्पादक श्रम को नया अर्थ दिया। उत्पादक श्रम की परिभाषा मूल्य के संदर्भ में। उत्पादक श्रम वह श्रम है जिसमें उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है जिस पर वो काम करता है। संग्रह के संदर्भ में उत्पादक श्रम किसी भी निर्माता श्रमिक श्रेय से है जो अपने आप को किसी खास परंतु या विक्रय योग्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है, और वह बस जब श्रम किया जा चुका होता है तो उसमें कम से कम कुछ देर बाद तक उसी रूप में रहती है। अनुत्पादक श्रम की सेवाएं उन सेवाओं को समाप्ति के अगले क्षण ही समाप्त हो जाती हैं। उत्पादक श्रम उनको माना जो या तो मूल्य में वृद्धि करते हैं या उनके द्वारा जो काम किया गया उनको आप संग्रह कर सकते हैं। अनुत्पादक श्रम वह है जिनको आपने किया और तुरंत ही खत्म हो गया, उसका स्टोर नहीं कर पाए। तो हालांकि ये बहुत बड़ा विवाद है उत्पादक अनुत्पादक श्रम का, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हमको तनख्वाह मिलेगी, ये मेरा परिश्रम कैसा हो गया, उत्पादक है। लेकिन यही पढ़ाने काम जब हम अपने बच्चे को करते हैं तब तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो पढ़ाने का हमारा काम कैसा है, उत्पादक है कि अनुत्पादक है, कैसे तय होगा? क्योंकि पढ़ा तो हम यहाँ भी रहे हैं, पढ़ा तो वहाँ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि दो तरह काम कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये क्लियर कट आप नहीं बता सकते कि पढ़ाना क्या है, उत्पादक है या अनुत्पादक है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आएंगी, बहुत सारा काम आप पैसा लेकर करते हैं। जैसे डॉक्टर है, उसने किसी का ऑपरेशन किया, 20,000 ले लिया, तो उसका काम उत्पादक हो गया। दूसरा आदमी आया, उसने रोया गया, उसको दया आ गई, उसने फ्री में कर दिया। अब क्या होगा? तो कैसे काम तो वही किया ना, उसने आँख का ऑपरेशन उसका भी किया था, उसका भी किया। तो उत्पादक अनुत्पादक ये थोड़ा मुश्किल है तय कर पाना, कौन सा काम उत्पादक कौन सा काम अनुत्पादक है। स्मिथ ने यह वर्गीकरण करके अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ाया, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो स्मिथ के बताए अर्थ में अनुत्पादक हैं परंतु परोक्ष रूप से अधिक उत्पादक हैं। जैसे एक डॉक्टर जब किसी मजदूर की जान बचाता है तो उसके बाद के उत्पादन का श्रेय डॉक्टर को जाना चाहिए। उनकी आलोचनाओं के बाद भी प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस अंतर को स्वीकार किया और मार्क्स ने भी माना। सोवियत राष्ट्रीय आय के लेखे का आधार यही अंतर है। आदर्श निवेश नीति। अध्याय 5 में स्मिथ ने आदर्श निवेश नीति का ढांचा प्रस्तुत किया। उत्पादक उद्योगों में कृषि का स्थान प्रथम है। इसका आधार यह है कि कृषि उत्पादन का मूल्य लाभ, लगान, मजदूरी आदि के भुगतान के लिए पर्याप्त होता है। यह विचार गलत हो जाता है कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत को भेदक बचत के रूप में मान लें, क्योंकि सीमांत भूमि पर उद्योग की भांति ही लगान नहीं होगा। इसका स्थान उद्योगों को तथा व्यापार एवं विदेशी व्यापार, देशी व्यापार को पहले इसलिए रखा गया कि देशी पूंजी की आवर्त गति देशी व्यापार में अपेक्षाकृत अधिक होती है। आंतरिक व्यापारी दो देशी उद्योगों में आवर्त अवधि को कम कर देते हैं। देखो, कृषि को सबसे अधिक महत्व दिया गया
फिर व्यापार को दिया गया, लेकिन व्यापार में देसी व्यापार को अपेक्षाकृत ज़्यादा दिया गया, क्योंकि देसी व्यापार में पूंजी का जो उसका यूज़ है या बार बार उसका प्रयोग है वो ज़्यादा किया जा सकता है इन कंपेरिजन टू विदेशी व्यापार के। ठीक है। इसमें देखा प्रकृतिवाद या आशावाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर तुम सुनते हो। एक तुमको बात बता देते हैं, समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। इसमें कि प्रकृतिवाद का मतलब यह है कि जो कुछ भी हुआ वह अपने आप हो गया, वह किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। जैसे मुद्रा आई, बाजार आए, बैंक आया या बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ आईं, तो वह हमने प्लान करके नहीं उत्पन्न किया, वह समय के साथ साथ अपने से क्या हुई, उत्पन्न हो गई। और जो अपने से हो गई वो प्राकृतिक हैं, और जो अपने से हुई हैं वह समाज के लिए लाभदायक भी होंगी। यही उनका आशावाद है। आशावाद क्या है कि जो कुछ भी है और अपने से हो गया है वो निश्चित रूप से समाज के लिए लाभदायक होगा। ठीक है। तो इसमें इस एडम स्मिथ के मुख्य रूप से दो विचार हैं, प्रकृतिवाद अथवा आशावाद। स्मिथ ने कहीं कहीं इन्हें पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया है। जी ड्रिस्ट के अनुसार आधुनिक आर्थिक जगत असंख्य व्यक्तियों के स्वैच्छिक क्रियाओं का फलन है। ध्यान दीजिए, जो आज आप जगत देख रहे हैं ये असंख्य व्यक्तियों के स्वैच्छिक क्रियाओं का फलन है। मतलब किसी ने सोच समझ कुछ नहीं किया, जिसके मन में जो आया उन्होंने किया और उसका परिणाम हुआ कि आज ये जगत आपको दिखाई पड़ रहा है। जिससे उन्होंने दूसरे व्यक्तियों के स्वैच्छिक क्रियाओं का फलन है, जिसमें उन्होंने दूसरे का ध्यान नहीं रखा, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य किया। यह आर्थिक जगत किसी संगठनकर्ता के दिमाग से उपजा या किसी समाज की कार्यान्वित योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि असंख्य लोगों की भीड़ के अनगिनत कार्यों के कुल जोड़ का प्रतिफल है, जिसमें हर व्यक्ति ने स्वेच्छा से काम किया और उसे करते समय वह इस कार्य के महत्व व प्रभाव से पूर्ण परिचित भी नहीं रहा। मतलब मैंने कोई काम करता गया बिना सोचे कि अच्छा होगा, बुरा होगा या इसका लाभ होगा कि इससे हानि होगी, इन सब पर कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार स्मिथ का मानना था कि आर्थिक संगठन का प्रादुर्भाव अपने आप होता है। जो आर्थिक कैलकुलेशंस हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन सब का प्रादुर्भाव खुद हुआ, इसे किसी ने किया हुआ नहीं है। इन संस्थाओं के माध्यम से वे लाभ प्राप्त होते हैं जो ईश्वर हमें देना चाहता है। स्मिथ विश्व के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसके अनुसार ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते रहने देने से प्रगति एवं समरूपता अपने आप आ जाती है। स्मिथ के अनुसार व्यक्ति की क्रियाएं प्रेम, दया, स्वतंत्र रहने की इच्छा, अस्थायित्व की भावना, विनिमय की आदत आदि से प्रभावित होती है। इन स्रोतों को देखते हुए व्यक्ति अपने निजी हित को सबसे अधिक समझता है। कुछ लाइन पर हम फोकस कर रहे हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। निजी हित, ठीक है, अभी आपको समझाते हैं बाद में। आर्थिक समाज स्वतः प्रतिस्पर्धा और निजी हित के माध्यम से कार्य करता है और श्रम विभाजन तथा विनिमय से बचा रहता है। निजी हित पर इनका इतना विश्वास था कि वे सारे प्रतिबंध समाप्त कर देना चाहते थे और प्रकृतिवादियों के इस विचार से पूर्णतया सहमत थे। स्वतंत्रता प्राकृतिक व्यवस्था में और सुधार करती है, क्योंकि लोग अपना हित साधने में ही लगे रहते हैं। आलोचना। स्मिथ ने व्यक्ति को केवल स्वार्थ से प्रेरित बताया, जबकि भावना तथा प्रेरणाओं का भी प्रभाव पड़ता है, परंतु इतना अवश्य है कि जो कि स्वार्थ का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ये कहना कि जो प्राकृतिक है वह लाभदायक भी होता है, एक सीमा तक ही सही है। गुलाब और कांटे दोनों लाभदायक नहीं होते। कहा जाता है कि स्मिथ स्वयं मानते थे कि उनका आशावाद निरपेक्ष नहीं था। उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अदृश्य शक्ति व्यक्ति के ऊपर कार्य करती है। देखो 4-5 शब्द आए, प्रकृतिवाद, आशावाद, स्वार्थ, अदृश्य शक्ति या अदृश्य हाथ। एडम स्मिथ ने कहा कि जो अपने आप स्वयं होता है वह प्राकृतिक रूप से हुआ माना जाता है,
और जो इस तरह हुआ है वह लाभदायक ही होगा, इसे ही आशावाद कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को सबसे अधिक समझता है और वह बहुत सारे कारणों से प्रभावित होकर काम करता है, जो आपने पीछे देखा 5-6 कारण लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक उसके ऊपर उसके स्वार्थ का प्रभाव पड़ता है। वो अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति अपने हित को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है, लेकिन समाज का हित उसी अदृश्य हाथ के नाते अपने आप हो जाता है। ठीक, एक अदृश्य हाथ काम करता है, इसे भूत कहते हैं। ठीक है, भूत क्या होता है? भूत दिखता नहीं, लेकिन ये ऐसा भूत है जो अच्छा काम करता है। और सामान्यतः भूत कैसा काम करता है? खराब काम करता है। हम लोग भूत को किस रूप में जानते हैं? खराब काम करता है। लेकिन यहाँ जो अदृश्य हाथ वाला भूत है वो अच्छा करता है। तो व्यक्ति अपना हित अधिकतम करता है, समाज का हित अपने आप अधिकतम हो जाता है। इसके लिए वह अदृश्य हाथ जिम्मेदार है जो ऐसा करता है। हम जानबूझकर नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा हो जाता है। हम अपने लिए कोई काम करते हैं, इनका भला अपने आप हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, इसके बाद देखिए श्रम विभाजन, मुद्रा, पूंजी, जनसंख्या, आशावाद, मांग और पूर्ति, इन सब के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने जो कही कि आर्थिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसमें एक बहुत बढ़िया चित्र भी है, आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। एडम स्मिथ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र होना चाहिए, उससे दोनों देशों को फायदा होता है। कैसे फायदा होगा इसकी व्याख्या आप देखें। प्रकृतिवाद का व्यवहारिक आदर्श आर्थिक स्वतंत्रता है। स्मिथ के अनुसार प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत अपने आप स्थापित एवं सिद्ध हो जाता है। स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह कानून का उल्लंघन नहीं करता द्वारा इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने हित में काम करे और अपनी मेहनत तथा पूंजी को अन्य लोगों के समक्ष ला सके। स्मिथ ने राज्य हस्तक्षेप की आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि सरकार फिजूल खर्ची वाली सबसे बड़ी इकाई है, परंतु वह कट्टरपंथी नहीं था। निम्न क्षेत्रों में राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक बताया: बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए, सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना के लिए। स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का सहज परिणाम है। स्मिथ ने बड़ीवादियों की इसलिए आलोचना की वे केवल स्वर्ण और चांदी को ही धन मानते थे। स्मिथ ने इसे भी अन्य वस्तुओं की भांति माना। एक देश के पास यदि साधन है तो वह जो चाहे खरीद सकता है। स्मिथ ने कहा कि व्यापार पर ध्यान दो, स्वर्ण अपना ध्यान खुद रख लेगा। स्मिथ के अनुसार व्यापार के निम्न लाभ हैं: व्यापार श्रम विभाजन का विस्तार करता है, विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है तथा विनिमय का गुणन करता है। श्रम विशिष्टीकरण से लाभ और विनिमय से लाभ। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो देखो उसमें 2-3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो इसका मतलब यह है कि हम जिस वस्तु के उत्पादन में कुशल हैं उसका उत्पादन करेंगे और जिसमें अकुशल हैं उसको हम बाहर से मंगा लेंगे, क्योंकि अकुशल जिसमें है उसका उत्पादन करने पर श्रम है और श्रम का ज़्यादा नुकसान होगा, उत्पादन कम होगा। तो एक तो हमको 2 देशों के बीच में विनिमय से लाभ होता है। दूसरा, हम जब जिसमें योग्य हैं उसी में ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो हमको विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। तो 2 तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, एक विनिमय के नाते और एक विशिष्टीकरण के नाते। देखो इसमें दोनों चित्र में कैसे बनाकर आप व्याख्या करेंगे, वो पहले इस चित्र को हम इसी में समझा दे रहे हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड बनाते हैं ताकि तुम इसमें भी समझो तो समझ में आ जाए। मान लो हम एक देश है 2 वस्तुओं का उत्पादन करता है, क्लोथ का, वाइन का। दोनों वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम संभावना, आपने पीछे पढ़ा है कि उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि अगर हम सभी संसाधनों को काम पर लगा दें तो कितना अधिकतम वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं। तो कोई देश अगर सारे संसाधन लगा दे
तो क्लोथ की OA मात्रा अधिकतम और वाइन की OB मात्रा खरीद सकता है, यानी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में अगर उसकी कीमत रेखा P0 है तो वह K1 बिंदु पर संतुलन में है। अब कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और जहां उत्पादन करेगा वहीं उपभोग भी करेगा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है ना। जैसे हम 10 इकाई कपड़ा पैदा करते हैं, कितना खाएंगे? 10 ही खाएंगे, क्योंकि 11 मिलेगा ही नहीं। तो और जब व्यापार नहीं हो रहा है तो हमको कपड़ा भी पैदा करना पड़ेगा, शराब भी पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चाहिए। तो जितना पैदा करते हैं उतना ही खाते हैं, तो हमारी संतुष्टि का स्तर वही रहेगा। अब अगर व्यापार शुरू हो जाता है तो हम मान लो कि शराब ज़्यादा अच्छी उत्पन्न करते हैं, तो हम शराब का उत्पादन ज़्यादा शुरू कर देंगे, कपड़े का उत्पादन कम कर देंगे, क्योंकि कपड़ा हम क्या करेंगे? आयात कर लेंगे। हाँ, सस्ता होगा ना। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो जो लोग ज़्यादा बढ़िया कपड़ा बनाते हैं, ज़्यादा सफल हैं, उनके यहाँ सस्ता कपड़ा होगा हमारे यहाँ की तुलना में, तो हम वहाँ से मंगाएंगे। और अब हम ज़्यादा वाइन उत्पन्न करेंगे तो ज़्यादा वाइन हमारी सस्ती हो जाएगी, तो हमसे लोग वाइन खरीदेंगे। भाई, जो चीज़ जहाँ सस्ती होती है वहाँ से मंगाते हैं, सीधी सी बात है। और सस्ती कब होती है? जब उसको हम कम लागत से ज़्यादा उत्पन्न कर लें, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, यानी हमारे अंदर कुशलता उसको पैदा करने की ज़्यादा हो। तो अब हम उत्पादन मान लो वाइन की ज़्यादा करते हैं, तो उत्पादन तो करेंगे ज़रूर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कि कपड़ा सस्ता है, तो हम उपभोग ज़्यादा किसका करेंगे? कपड़े का। तो अपना एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ से आयात करेंगे। अगर मान लो हम ऐसा करें कि उत्पादन उतना ही करें जितना पहले कर रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देखेंगे कि विनिमय से भी लाभ होगा, क्योंकि जब वो बस सस्ती हो जाएगी तो हमको यहाँ कम मूल्य में मिलेगी ना। तब भी हमारी रेखा तो एक नई कीमत, आप देखें कि कीमत रेखा P0 थी, बाद में जब विशिष्टीकरण होता है तो कीमत रेखा बदल करके दूसरी हो जाती है। फिर जब हम विनिमय करते हैं तो रेखा फिर तीसरी बन जाती है। इस तरह से तो जो K1, K2 और K3 बिंदु दिखा रहा है चित्र में, ये बता रहा है कि K1 जब व्यापार नहीं हो रहा था तब का संतुलन है, K3 व्यापार होने के बाद विशिष्टीकरण की वजह से जो संतुलन हुआ उसको व्यक्त करता है, और K2 यह बताता है कि विशिष्टीकरण का लाभ न भी लेना चाहें अगर हम, केवल विनिमय से क्या लाभ होगा। तो ये देखें कि नई कीमत रेखा पुराने संतुलन बिंदु पर अगर हम खींच दें तब भी हम देखेंगे कि हमारा संतुष्टि का स्तर बढ़ करके K2 हो जाता है। जैसे ये सारी व्याख्या जो है यहाँ प्रस्तुत मानचित्र में विनिमय से लाभ I1 से I2 हो जाता है, विशिष्टीकरण से लाभ I2 से I3 हो जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार हर समझदार व्यक्ति, परंतु वह कट्टर नहीं था, वह जानता था कि स्वतंत्र व्यापार एकाधिकार को जन्म दे सकता है। इसको नियंत्रण में रखने के लिए राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक बताया। स्मिथ के अनुसार संरक्षणात्मक शुल्क कंजर्वेटिव फी हानिप्रद होते हैं। स्मिथ ने सुरक्षा को ध्यान में से अधिक महत्वपूर्ण माना, धन से अधिक महत्वपूर्ण माना। व्यापार का कट्टर समर्थक होते हुए भी स्मिथ ने इंग्लैंड के जहाजरानी नियमों का समर्थन किया। नेविगेशन एक्ट 1951। स्वतंत्र व्यापार की नीति धीरे धीरे अपनाना चाहिए, इससे बेरोजगारी नहीं फैलती। स्मिथ ने आय के स्रोत में उत्पादक शुल्क को भी शामिल किया, जो उसकी उदारता का सूचक है। टैक्सेशन में स्मिथ की कराधान संबंधी विवेचना आगे चलकर कर प्रणाली का आधार बनी। करारोपण संबंधी 4 नियम बताए: निश्चितता, सुविधा, समानता और मितव्ययता। निश्चितता का मतलब टैक्स का अमाउंट आपको पता होना चाहिए कितना हमको देना है। ये नहीं कि सरकार बताए ना और जब लेना हो तो जो मन में आए वही आपसे ले ले। सुविधा, आप जिस तरह दे सकते हो, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, खाते में, नगद, उस तरह से आपसे लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। समानता, कर ऐसा लगाइए कि समानता हो, यानी प्रगतिशील कर हो, अर्थात इनके पास ज़्यादा पैसा है तो इनसे ज़्यादा कर लिया जाए, जिनके पास कम पैसा हो उनसे कम कर लिया जाए। मितव्ययता, उसमें इकॉनमी भी हो। इकॉनमी का मतलब ऐसा नहीं कि 500 रुपया टैक्स वसूलना है और 1500 खर्च हो रहा है वसूलने में, जैसे हिंदुस्तान में क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि काम से ज़्यादा काम कराने की लागत, ये गड़बड़, ऐसा नहीं होना
चाहिए। तो अब आप देखें, ये चित्र आपको हम समझा दें ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से एक बार ज़रा सा, तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। बताना, देखे तो दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? ये देखो, अगर मान लो कि दो वस्तुएं हैं, वाइन है और क्लोथ। एक देश है मान लो भारत, ये दोनों का उत्पादन करता है। ये उत्पादन संभावना वक्र है जिसको हम ए बी कहते हैं। क्या कहेंगे? कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब नहीं होगा और हमको दोनों वस्तुओं का उपभोग करना है तो हमारी उत्पादन क्षमता चाहे ज़्यादा हो कम हो, चाहे हम कुशल हों चाहे अकुशल हों, बट वी विल हैव टू प्रोड्यूस बोथ द आइटम्स। मान लो कि दोनों को हम यहाँ उत्पन्न कर रहे हैं, यहाँ ये P0 कीमत लेकर यहाँ उत्पन्न करेंगे तो इतना हम वाइन उत्पन्न करेंगे और इतना क्लोथ उत्पन्न करेंगे। जाहिर सी बात है जितना उत्पन्न करेंगे उतना ही उपभोग भी करेंगे, यानी नहीं करेंगे। उस चित्र में ये तटस्थता वक्र नहीं बना है, जानबूझकर नहीं बनाया गया, भीड़ भाड़ हो जाएगी बिना मतलब। तो संतुलन कहाँ होगा? E1 बिंदु, जहाँ उत्पादन हो रहा है वहीं उपभोग होगा। अब कह रहा है कि मान लो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाएगा तो देख करके लग रहा है कि वाइन में वो ज़्यादा कुशल है और कपड़े में कम कुशल है। सारा साधन लगा देगा तो कपड़ा इतना ही उत्पन्न करेगा, वाइन इतना करेगा, तो वाइन ज़्यादा है और कपड़ा कम है। तो अब वो वाइन ज़्यादा उत्पन्न करेगा और कपड़े का उत्पादन कम कर देगा। इसका मतलब कि अब वो उत्पादन यहाँ करेगा। ये रेखा है, इसको हम P1 मान लो P2 कहते हैं। तो विशिष्टीकरण के बाद उत्पादन E1 से कहाँ चला जाएगा? E2। लेकिन ध्यान से अगर तुम देखो इस कीमत रेखा को, तो अब ये रेखा बता रही है कि क्लोथ सस्ता है और वाइन महंगा है। क्लोथ क्या है? सस्ता है, इससे लग रहा है, और वाइन महंगा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्लोथ सस्ता है तो ये उत्पादन भले वाइन का यहाँ करेगा, लेकिन उपभोग कहाँ करेगा? यहाँ करेगा E3 पर, या इसको K1 K2 लिखा हुआ है ना, देखो इसको K1 लिख दो, इसको K। अब देखो उत्पादन यहाँ करेगा लेकिन उपभोग कहाँ कर रहा है? और तटस्थता वक्र इसके ऊपर चला गया, इसका मतलब विशिष्टीकरण से उसको लाभ प्राप्त हो गया। अब थोड़ी देर देख लो, अगर वो इसको यहाँ न भी जाए, मान लो यहीं रहे, उत्पादन करें। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य क्या है? ये है P1। तो खाली अगर विनिमय ही कर ले तब भी उसकी कीमत देखा क्या हो जाएगी? इसके समानांतर होगी यहाँ से, ऐसे की यही ना पढ़ा है, यदि समानांतर की जाती है। तो अब वो इस रेखा पर कहीं ना कहीं होगा, चाहे जहाँ हो, मान लो यहाँ हो गया K3 पर, तो अभी भी इससे ऊपर चला गया ना। इसका मतलब कि विनिमय से K1 से K3 तक जाना उसका विनिमय से होने वाला लाभ है, उसके उत्पादन पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल एक्सचेंज हो गया, टेंडेंसी उसकी बदल रही है। तो उसको बढ़कर के लाभ यहाँ से यहाँ हो गया। और अगर विशिष्टीकरण भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ से यहाँ किसके कारण जा रहा है? विशिष्टीकरण के नाते। तो कुल उसके लाभ में वृद्धि K1 से K2 हो रही है, लेकिन K1 से K3 विनिमय के कारण हो रही है और K3 से K2 विशिष्टीकरण के कारण हो रही है। और इसलिए एडम स्मिथ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निश्चित रूप से दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। यही काम दूसरा भी कर सकता है जो आप कर रहे हैं, तो उसको भी ऐसे फायदा होगा। ठीक है, तो यह कंप्लीट एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों की व्याख्या थी जो उसने दिया। यहाँ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स लिखने का प्रयास करिएगा। जहाँ कोई दिक्कत परेशानी आए आप क्लास में उसको फिर से पूछिएगा। ठीक है।